हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ को समझेंगे जो लीगल पॉजिटिविज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ को सबसे पहले जॉन ऑस्टिन ने डेवलप किया था और इसमें लॉ को एक ऐसी कमांड के रूप में डिफाइन किया गया है जो एक सॉवरेन अथॉरिटी द्वारा दी जाती है और जिसके नॉन कंप्लायंस पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं। इस अप्रोच में लॉ को मोरालिटी से अलग किया गया है और सिर्फ इसकी एनफोर्सिएबल नेचर पर फोकस किया गया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ के कंसेप्ट, फीचर्स, इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसके की थिंकर्स, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, इस थ्योरी की स्ट्रेंथ्स और लास्टली इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म्स और लिमिटेशंस। तो चलिए सबसे पहले इसके कंसेप्ट से शुरू करते हैं। इम्पेरेटिव थ्योरी लॉ को एक ऐसी कमांड के रूप में डिफाइन करता है जो सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा दी जाती हैं और उसको फॉलो होने को इंश्योर करने के लिए सैंक्शंस लगाए जाते हैं। ये लीगल पॉजिटिविज्म में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो लॉ की एनफोर्सेबिलिटी को समझाने के लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इम्पेरेटिव थ्योरी का मेन फोकस लॉ की एनफोर्सेबिलिटी पर होता है और ये लॉ को मॉरल या एथिकल कंसीडरेशन से अलग रखता है। इसका कोर आइडिया ये है कि लॉ तभी एग्जिस्ट करता है जब एक सॉवरेन उसे कमांड करता है और पेनल्टीज के थ्रेट के थ्रू एनफोर्स कराता है। यानी लॉ एक सेट ऑफ कमांड्स होता है जो सॉवरेन अथॉरिटी अपने सब्जेक्ट्स को देती है और अगर कोई इन्हें फॉलो नहीं करता तो इन्हें पेनल्टीज के थ्रेट्स के थ्रू एनफोर्स कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पीड लिमिट लॉ स्टेट की तरफ से एक कमांड है जिसे फाइन्स या पनिशमेंट के थ्रू एनफोर्स कराया जाता है। यानी अगर कोई स्पीड लिमिट फॉलो नहीं करता तो उस पर फाइन के तौर पर पेनल्टीज इंपोज की जाती हैं। इस अप्रोच का मेन पर्पस ये इंश्योर करना है कि लॉ अपनी अथॉरिटी और एनफोर्सेबिलिटी के लिए पहचाने जाएं, ना कि उनकी एथिकल या मॉरल वैल्यूज के लिए। चलिए अब बात करते हैं इस थ्योरी के की फीचर्स की। सबसे पहला है कमांड एलिमेंट, यानी लॉज सॉवरेन के डायरेक्ट ऑर्डर्स होते हैं जो बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स लॉज जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग सिटीजन्स को टैक्स देने के लिए कहते हैं। सेकंड है सॉवरेनिटी, यानी जो अथॉरिटी कमांड दे रही है उसके पास अनक्वेश्चन्ड पावर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मोनार्की में किंग या क्वीन सॉवरेन होते हैं और डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटिव बॉडी। थर्ड फीचर है सैंक्शंस फॉर नॉन कंप्लायंस, यानी लॉ को तोड़ने पर पेनल्टी या पनिशमेंट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टैक्स नहीं देता तो उस पर फाइन या लीगल एक्शन लिया जाता है। और फोर्थ है सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम मोरालिटी, यानी लॉ को मोरल या एथिकल कंसीडरेशन से अलग एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉ अनजस्ट है तो भी वो वैलिड होता है अगर वो लेजिटिमेट अथॉरिटी द्वारा बनाया गया हो। ये फीचर्स इम्पेरेटिव थ्योरी के स्ट्रक्चर, अथॉरिटी और एनफोर्समेंट पर एम्फेसिस को हाईलाइट करते हैं और ये मॉडर्न लीगल सिस्टम को समझने में एक फाउंडेशन का काम करते हैं। चलिए अब जानते हैं इस थ्योरी की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को। इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ एक रिस्पॉन्स थी पुरानी नेचुरल लॉ थ्योरी का, जिसमें लॉ की ऑब्जेक्टिव और एनफोर्सिएबल नेचर पर ज्यादा एम्फेसाइज किया गया। इम्पेरेटिव थ्योरी अपने टाइम के फिलोसोफर्स और पॉलिटिकल क्लाइमेट से शेप हुई थी, जहां थिंकर्स ने लॉ को प्रैक्टिकल और एनफोर्सेबल टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश की थी। ये अर्ली लीगल पॉजिटिविस्ट्स के साथ शुरू हुई थी और बाद में जॉन ऑस्टिन ने इसे एक फॉर्मल थ्योरी के रूप में रिफाइन किया।
तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्लियर इन्फ्लुएंसेस की। थॉमस हॉब ने लॉ को नेसेसरी माना ताकि सोसाइटल केओस को रोका जा सके और ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। अपने वर्क में उन्होंने स्ट्रॉन्ग सॉवरेन अथॉरिटी की जरूरत पर एम्फेसाइज किया ताकि लॉज को एनफोर्स किया जा सके। हॉब्स ने लॉ को सॉवरेन की विल का एक्सप्रेशन बताया जो सोशल स्टेबिलिटी के लिए एसेंशियल था। हॉब्स के बाद जेरेमी बेंथम ने क्लैरिटी, यूटिलिटी और लॉ की कोडिफिकेशन पर एम्फेसाइज किया ताकि सोसाइटल हैप्पीनेस इंश्योर हो सके। बेंथम की यूटिलिटेरियन अप्रोच ने लीगल पॉजिटिविज्म की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया और लॉज की स्ट्रक्चर एनालिसिस की फाउंडेशन रखी। जहां हॉब्स ने सॉवरेन अथॉरिटी का आइडिया दिया, वहीं बेंथम का फोकस कोडिफिकेशन और क्लैरिटी पर था। उन्होंने लॉ को समझने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाई। उनके बाद जॉन ऑस्टिन ने इंपेरेटिव थ्योरी को अपनी बुक द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड में फॉर्मलाइज किया, जिसमें ऑस्टिन ने लॉ को एक कमांड के रूप में डिफाइन किया जो सॉवरेन के द्वारा दी जाती है और सैंक्शन से बैक की जाती है। ऑस्टिन का ये वर्क नेचुरल लॉ थ्योरीज का एक रिस्पॉन्स था जिसमें उन्होंने लॉ को मॉरलिटी से इंडिपेंडेंट एक क्लियर और ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क दिया। उन्होंने कहा कि लॉ जैसा है उसे वैसा पढ़ना चाहिए और इस बात पर एम्फेसिस नहीं होना चाहिए कि लॉ कैसा होना चाहिए। ऑस्टिन की ये अप्रोच लीगल एनालिसिस को एथिकल कंसीडरेशन से अलग करती है। ऑस्टिन का इंपेरेटिव थ्योरी को फॉर्मलाइज करना जूरिस्प्रूडेंस में एक टर्निंग पॉइंट था जो लॉ की एनफोर्सेबिलिटी और सॉवरेन की अथॉरिटी को एम्फेसाइज करता है। ये थ्योरी एक ऐसे टाइम पे इमर्ज हुई थी जब सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस थी, जहां क्लियर और एनफोर्सेबल लॉज की जरूरत थी ताकि ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके। यानी नेशन स्टेट्स के राइज और यूरोप में लॉ की कोडिफिकेशन ने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत को रिफ्लेक्ट किया। तो अब जब हमने इंपेरेटिव थ्योरी की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को समझ लिया है, चलिए इसके की थिंकर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को जानते हैं। इंपेरेटिव थ्योरी कई इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स के आइडियाज से शेप हुई है, जैसे कि हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन, जिन्होंने मिलकर इस इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिफाइन और फॉर्मलाइज किया। इस थ्योरी की फाउंडेशन थॉमस हॉब्स और जेरेमी बेंथम के वर्क में है, लेकिन जॉन ऑस्टिन ने इन आइडियाज को एक लीगल फ्रेमवर्क में बदला। तो चलिए सबसे पहले थॉमस हॉब्स को डिस्कस करते हैं, जो इस स्कूल ऑफ थॉट के सबसे पहले कंट्रीब्यूटर थे। हॉब्स का यह कहना था कि स्ट्रॉन्ग सॉवरेन अथॉरिटी का होना जरूरी है ताकि सोसाइटी में केओस ना हो। उन्होंने अपनी बुक लिविएथन में ये आर्ग्यू किया कि लॉज सॉवरेन की कमांड्स हैं जो सोसाइटी में पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जरूरी हैं। उनका की आइडिया ये था कि सॉवरेन की अथॉरिटी एब्सोल्यूट होती है और उन्हें ओबे करना पड़ता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। हॉब्स ने लॉ को सॉवरेन की विल का एक टूल बताया जो एनफोर्सिएबल कमांड्स के थ्रू सोशल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। हॉब्स का फोकस सॉवरेन की अथॉरिटी पर था, जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन ने एक्सपेंड किया और लॉ को कमांड के रूप में समझाया। तो चलिए बात करते हैं जेरेमी बेंथम की। बेंथम ने लॉ की यूटिलिटी और क्लैरिटी पर फोकस किया था और उन्होंने कोडिफिकेशन के थ्रू लॉ की एम्बिग्विटी को एलिमिनेट करने की बात की थी। उनका की आइडिया ये था कि लॉज को सोसाइटल हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना चाहिए
बेंथम ने कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए सैंक्शंस के रोल पर एम्फेसाइज किया, जो लॉ को कमांड के रूप में देखने के आइडिया के साथ अलाइन करता है। बेंथम की यूटिलिटेरियन अप्रोच ने लीगल पॉजिटिविज्म को डेवलप करने में हेल्प की, जो प्रैक्टिकल और एनफोर्सिएबल लीगल रूल्स को प्रायोरिटी देता है। बेंथम का फोकस कोडिफिकेशन और लॉज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर था, जो आगे चलकर जॉन ऑस्टिन के लिए इंपेरेटिव थ्योरी को फॉर्मलाइज करने का बेस बना। तो चलिए अब बात करते हैं जॉन ऑस्टिन की। ऑस्टिन को इंपेरेटिव थ्योरी का फादर माना जाता है। अपनी बुक द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड में उन्होंने लॉ को डिफाइन किया था एज अ कमांड इशूड बाय अ सॉवरेन दैट इज बैक्ड बाय सैंक्शंस। यानी लॉ एक कमांड है जो सॉवरेन के द्वारा दी जाती है और जिसे सैंक्शंस के थ्रू बैक किया जाता है। जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग सॉवरेन वो एंटिटी है जो सुप्रीम अथॉरिटी रखती है लॉज को इशू या एनफोर्स करने के लिए, और सैंक्शंस वो नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टीज हैं जो सॉवरेन की कमांड्स को फॉलो कराने को इंश्योर करती हैं। ऑस्टिन ने लॉ को मोरालिटी से सेपरेट किया। उनका ये मानना था कि लॉज अगर लेजिटिमेट अथॉरिटी से आते हैं तो वो वैलिड हैं, फिर चाहे उनका एथिकल या मॉरल कंटेंट कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्टिन ने कहा कि अगर एक लॉ अनजस्ट है, जैसे ऑपरेसिव टैक्सेस, तो वो फिर भी वैलिड होगा अगर वो सॉवरेन अथॉरिटी से आया है। ऑस्टिन ने इंपेरेटिव थ्योरी को फॉर्मलाइज करते हुए लॉज को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करने का एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया, जिसमें एनफोर्सिएबिलिटी पर ज्यादा फोकस किया गया, ना कि एथिकल इम्प्लीकेशंस पर। इन सभी थिंकर्स ने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से ऐसी थ्योरी को शेप किया जो आज भी मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो चलिए अब बात करते हैं इंपेरेटिव थ्योरी की स्ट्रेंथ्स और उसकी एप्लीकेशंस की। इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ एक स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्टिव अप्रोच देता है लीगल सिस्टम को समझने के लिए। इसका फोकस लॉ को सोवरेन की कमांड की रूप में दिखाना और लीगल रूल को अप्लाई करते वक्त क्लैरिटी, एनफोर्सेबिलिटी और कंसिस्टेंसी इंश्योर करना है। इंपेरेटिव थ्योरी की काफी स्ट्रेंथ्स हैं जो इसकी रेलेवेंसी को बनाए रखती हैं। ये स्ट्रेंथ्स अथॉरिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रैक्टिकलिटी पर फोकस करती हैं, जो इस थ्योरी को लॉ को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क बना देती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी क्लैरिटी और प्रिसिजन की बात करते हैं। ये थ्योरी लॉ को एक क्लियर डेफिनेशन देती है, जिससे इंटरप्रिटेशन में कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, लॉज जैसे कि ट्रैफिक रेगुलेशंस, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड होती हैं जिसमें वॉयलेशन पर स्पेसिफिक पेनल्टीज लगाई जाती हैं और जो कंप्लायंस और अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करती हैं। ये क्लैरिटी लॉ को ड्राफ्ट करने, इंटरप्रेट करने और एनफोर्स करने को आसान बनाती हैं। लॉ को कंक्रीट टर्म्स में डिफाइन करके इंपेरेटिव थ्योरी कंफ्यूजन को दूर करती है और उसकी एप्लीकेशन में यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करती है। इस थ्योरी की सेकंड स्ट्रेंथ है फाउंडेशन फॉर लीगल पॉजिटिविज्म। ये थ्योरी लॉ को मोरालिटी से सेपरेट करती है, जो एक ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ लीगल सिस्टम को अलाउ करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉ जो अनजस्ट भी माना जा सकता है, लेकिन अगर वो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी के द्वारा इनेक्ट किया गया है तो वो वैलिड रहेगा, जैसे कि ऑस्टिन डिफाइन करते हैं। ये सेपरेशन इंश्योर करता है कि लॉज को उनकी लेजिटिमेसी और इन्फोर्सेबिलिटी के बेसिस पर इवेलुएट किया जाए, ना कि
सब्जेक्टिव एथिकल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर। ये ऑब्जेक्टिविटी लॉ को स्टडी करने का एक ज्यादा साइंटिफिक और एनालिटिकल अप्रोच प्रोवाइड करती है, जिसमें मॉरलिटी या पॉलिटिक्स जैसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस नहीं होते। इस थ्योरी की थर्ड स्ट्रेंथ है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सॉवरेनिटी और एनफोर्सेबिलिटी पर फोकस करते हुए ये थ्योरी इंश्योर करती है कि लॉज प्रैक्टिकल और एक्शनेबल हों। फॉर एग्जाम्पल टैक्स लॉज, जो थ्योरी के फोकस और कंप्लायंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल अप्रोच इंश्योर करती है कि लॉज सिर्फ थ्योरेटिकल ना हो, बल्कि सोसाइटी में इम्प्लीमेंट और फॉलो भी किए जाएं। और इसकी फोर्थ स्ट्रेंथ है कोडिफिकेशन और कंसिस्टेंसी। थ्योरी ने लॉज की सिस्टमैटिक कोडिफिकेशन को इंस्पायर किया है, जो लीगल सिस्टम में कंसिस्टेंसी को इंश्योर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारतीय न्याय संहिता और सिमिलरली वर्ल्ड वाइड सिमिलर कोडिफाइड लॉज, जो सारे के सारे आज के स्ट्रक्चर्ड लीगल सिस्टम पर इंपेरेटिव थ्योरी के इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। कोडिफिकेशन लॉज की एप्लीकेशन में यूनिफॉर्मिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करती है, और इंपेरेटिव थ्योरी के कोडिफिकेशन और कंसिस्टेंसी पर फोकस ने मॉडर्न लीगल सिस्टम्स की डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है, जिससे क्लैरिटी और एनफोर्सेबिलिटी को प्रायोरिटी मिलती है। लॉ का असली रोल समझने के लिए ये स्ट्रेंथ्स इसे एक वैल्यूएबल फ्रेमवर्क बनाती हैं। तो अब जब हमने इंपेरेटिव थ्योरी की स्ट्रेंथ्स को जान लिया है, चलिए बात करते हैं इसकी क्रिटिसिज्म्स और लिमिटेशंस की। वैसे तो इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ क्लैरिटी और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, लेकिन इसकी कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। स्कॉलर्स ने इसके स्कोप, एप्लीकेबिलिटी और थ्योरेटिकल अजम्पशंस में कुछ लिमिटेशंस आइडेंटिफाई की हैं। इंपेरेटिव थ्योरी एक सिस्टमैटिक तरीके से लॉ को समझने का रास्ता देती है, लेकिन इसका सॉवरेनिटी और सैंक्शंस पर नैरो फोकस काफी कंसर्न्स रेज करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी मॉरलिटी को इग्नोर करने की। क्रिटिक्स का ये मानना है कि जब लॉ को मॉरलिटी से अलग कर दिया जाता है, तो ये अनजस्ट या ऑप्रेसिव लॉज को वैलिड बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लॉ डिस्क्रिमिनेशन को एनफोर्स करता है, तो भी वो इंपेरेटिव थ्योरी के अंडर वैलिड माना जा सकता है, अगर वो लॉ एक लेजिटिमेट सोवरेन ने बनाया हो। ये लैक ऑफ एथिकल कंसीडरेशन इस थ्योरी को जस्टिस और फेयरनेस के सवालों को एड्रेस करने में लिमिट कर देती है। ये क्रिटिसिज्म हमें ये दिखाता है कि लॉ की एनफोर्सेबिलिटी और मॉरल प्रिंसिपल्स के बीच एक बैलेंस होना जरूरी है, खासकर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में। इसका सेकंड क्रिटिसिज्म बेस्ड है सॉवरेनिटी पर ज्यादा फोकस करने पर। इंपेरेटिव थ्योरी का एक सिंगल एब्सोल्यूट सोवरेन अथॉरिटी पर डिपेंड होना इसे डिसेंट्रलाइज्ड या फिर फेडरल सिस्टम्स में कम एप्लीकेबल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल फेडरल सिस्टम्स जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स या इंडिया में पावर्स कई एंटिटीज के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जो इसके सिंगुलर सोवरेन के आइडिया को चैलेंज करता है। इसी वजह से ये थ्योरी मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को अकोमोडेट करने में स्ट्रगल करती है, जहां पावर शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। थर्ड क्रिटिसिज्म है इसका कस्टमरी लॉज पे अप्लाई ना होना। इंपेरेटिव थ्योरी उन लॉज को नहीं समझती जो कस्टम्स, ट्रेडिशंस या सोसाइटल प्रैक्टिसेस से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल काफी इंडिजिनस कम्युनिटीज में कस्टमरी प्रैक्टिसेस लीगल नॉर्म्स की तरह काम करती हैं, बिना किसी फॉर्मल कोडिफिकेशन या सॉवरेन की एनफोर्समेंट के।
इस थ्योरी का कस्टमरी लॉज को ओवरलुक करना इसकी एप्लीकेशन को लिमिट कर देता है और इसकी ये लिमिटेशन प्लूरलिस्टिक लीगल सिस्टम्स में इसकी रेलेवेंस को कम कर देती है। और इस थ्योरी की फोर्थ क्रिटिसिज्म बेस्ड है लिमिटेड प्रैक्टिकल रेलेवेंस पर। लॉज के स्ट्रक्चर और एनफोर्सेबिलिटी पर फोकस करके ये थ्योरी लीगल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को इग्नोर करती है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न लॉज को नेगोशिएट, इंटरप्रिटेट और अडेप्ट करना पड़ता है, जिसे ये थ्योरी एड्रेस नहीं करती, जिसकी वजह से इंपेरेटिव थ्योरी का रिजिड फ्रेमवर्क लीगल सिस्टम्स के डायनेमिक और इवॉल्विंग नेचर को समझाने में फेल हो सकता है। इंपेरेटिव थ्योरी के ये सभी क्रिटिसिजम्स हमें ये दिखाते हैं कि हमें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच की जरूरत है जो लॉ की स्टडी में मॉरलिटी, कस्टम्स और प्रैक्टिकल गवर्नेंस को इंटीग्रेट कर सके। लेकिन इन सभी लिमिटेशंस के बावजूद इंपेरेटिव थ्योरी आज भी लीगल पॉजिटिविज्म की एक फाउंडेशनल थ्योरी है। तो आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंपेरेटिव थ्योरी ने लीगल पॉजिटिविज्म और मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस की डेवलपमेंट में काफी इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किया है। ये हमें अथॉरिटी और एनफोर्सेबिलिटी के रोल के बारे में क्रिटिकली सोचने के लिए चैलेंज करती है और इस थ्योरी के क्रिटिसिजम्स इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि लॉ के फ्रेमवर्क में मॉरलिटी, कस्टम और प्रैक्टिकलिटी को भी इंटीग्रेट करना जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जूरिस्प्रूडेंस के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।